राहुल गांधी और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, स्टालिन, केसीआर, महबूबा, ममता सब कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है उस विविधता को रिस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए चाहे बंगाल हो या आंध्रा, तमिलनाडु, केरला और कश्मीर, इन सभी राज्यों में बीजेपी कहीं घुस भी नहीं सकती है, सरकार बना नहीं सकती है, क्योंकि एक सेंट्रिस्ट, एक स्ट्रांग व्यू पॉइंट वाली पार्टी है जो रीजनल एस्पिरेशंस को नहीं समझती। पहली बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका ये मत है कि देश के विकास के लिए हमें रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करना ही चाहिए। और देश में मैं पहला मुख्यमंत्री हूँ जो इतने लंबे समय तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया हूँ, और इसलिए राज्य के एस्पिरेशंस क्या होते हैं, राज्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं, इसका मुझे भली भांति समझ है। और इसी के कारण हम हिंदुस्तान के सभी राज्यों की भला, अब देखिए मैं दुनिया के मेहमान आते हैं तो पहले उनको दिल्ली में ही आना और जाना हो जाता था, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। आप ट्रंप को ले गए गुजरात? मैं उनको अलग अलग जगह पर, मैं चाइना के राष्ट्रपति को ले गया तमिलनाडु, मैं फ्रांस के राष्ट्रपति को ले गया उत्तर प्रदेश, मैं जर्मन चांसलर को ले गया कर्नाटका, और तब तो कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार? इस देश की शक्ति को उभारना, इस देश के हर राज्य को प्रोत्साहन मिलना, यही हमारा काम होता है। अब यूएन में जाकर मैं तमिल भाषा में कोट करता हूँ तो दुनिया को गर्व होता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, पहले कोई बोलता ही नहीं था। और इसलिए तो मैं हर एक को साथ लेकर के चलने का प्रयास करता हूँ, और मैं मानता हूँ वही रास्ता है। हम विविधता में एकता के दर्शन करते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य से कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए विविधता को एक दूसरे के साथ विरोध के लिए सीड्स के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमें विविधता में से एकता को पनपाना है। तो आप कह रहे हैं इससे अलगाववाद बढ़ेगा? पिछले 50 साल का अनुभव यही है, उन्होंने यही किया है, हर चीज पे देश को बांटो, राज करो, और उसी में से अलगाव पैदा होता है। लेकिन भारत का चरित्र ये नहीं है, भारत के नागरिकों का चरित्र ये नहीं है। आप इसको एक डू यू सी इट एज अ थ्रेट कि अगर इसे अभी नहीं रोका जाएगा तो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स आ जाते हैं कि जैसे अगर कश्मीर का अलग बात है, नॉर्थ ईस्ट की बात अलग है, लेकिन अगर आप द्रविड़ मूवमेंट को देख लेंगे या कहीं और राज्य में देख लेंगे, अगर रीजनल एस्पिरेशंस को बढ़ाया जाता है तो क्या एक यूनिटी फैक्टर में कोई देखिए हमने दरार पड़ सकता है? मैं बताता हूँ काम करने का तरीका कैसे होता है। हमारा ये मत है सामाजिक न्याय। भारत जैसे देश में इतनी विविधता भरा समाज व्यवस्था, और अगर सामाजिक न्याय के सिद्धांत में हम थोड़ा सा भी ऊंचे नीचे करेंगे तो हमारे देश को बहुत नुकसान होगा। इसलिए समाज का छोटे से छोटे तबके के व्यक्ति को भी विकास में पूरा सहयोग मिलना चाहिए और विकास के लिए अवसर मिलना चाहिए। जैसे समाज के अंदर सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, वैसे ही राष्ट्र में भी कोई एक इलाका बहुत आगे बढ़ जाए और कोई इलाका पीछे रह जाए तो कभी भी देश का भला नहीं होगा। हमारे यहाँ सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सर्वसमावेशक विकास होना चाहिए, सर्वस्पर्शी विकास होना चाहिए, सर्वहित में विकास होना चाहिए। और इसलिए हम एक विषय लेकर के आए जिसमें भी मैं देख रहा हूं कि सभी राज्य हमारे साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। एक राज्य नहीं कर रहा है, ये दुर्भाग्य है, बाकी सब राज्य कर रहे हैं। क्या है? हमने देखा कि हिंदुस्तान में 100 से थोड़े ज़्यादा कुछ जिले ऐसे हैं कि जो राज्य की एवरेज से भी बहुत पीछे हैं। हर प्रकार से वहाँ का धन तो सब राज्य जिलों को समान मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है? गवर्नेंस के प्रॉब्लम, योजनाओं का अमलीकरण नहीं। हमने ऐसे जिलों को एस्पिरेशनल जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया और राज्य सरकारों की सहमति से किया। करीब 110-115 जिले हैं और उस पर हमने स्पेशल फोकस किया। मैं खुद जिलों से बात करता हूँ,
उन जिलों में कल्याणकारी योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। मैं राज्य सरकारों को प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ यंग अफसरों को लगाइए, आईएएस अफसरों को, प्रमोटेड अफसरों को या रिटायर्ड एज वाले लोगों को वहाँ मत भेजिए, यंग लोगों को लगाइए। और मैंने देखा कि सभी राज्यों ने मेरी इस बात को माना, यंग अफसरों को लगा। दूसरा, मैंने कहा बार बार ट्रांसफर मत कीजिए, उनको वहाँ रहने दीजिए 3 साल, उनको कहिए कि तुम काम करो, बाद में तुम्हें अच्छा पोस्टिंग देंगे। सभी राज्यों ने मेरी मदद की और आज ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो राज्यों की एवरेज से भी कुछ तो आगे निकल रहे हैं, कई पैरामीटर में आगे निकल रहे हैं। अब देश का भला हो रहा है। तो मेरा फेडरलिज्म में छोटी से छोटी इकाई का भी भला हो। अब जैसे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हिंदुस्तान के हर गांव में जाना चाहिए। हम लगे हैं, पैसे लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। क्यों? हमें तो पूरे देश को ऊपर लाना है। यही तो रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करने का हमारा तरीका है। ये बात चलती है कि ये मोदी दी एडमिनिस्ट्रेटर है। अब अगर आप मोदी द पॉलिटिशियन के बारे में बात करूं तो जो पोलराइजेशन हमारे सोसाइटी में है वो हर इलेक्शन में उभर कर आती है, जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर हो। कोई ना कोई किस्सा ज़रूर हो जाता है इलेक्शन से पहले। तो मोदी दी एडमिनिस्ट्रेटर आपने बता दिया आपने क्या क्या किया है, मोदी द पॉलिटिशियन नहीं कर पाया है अभी तक। पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी, उसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने हमारे इन सिद्धांतों को कभी बदला नहीं है। आपने मेरे मुंह से सैकड़ों बार इसको सुना होगा और मैं तो देख रहा हूं इन दिनों दुनिया के देश भी मेरे इस वाक्य का अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करके सुनाते हैं कि मोदी इन सिद्धांतों पे काम करते हैं। और इसलिए हम मानते हैं कि सबका साथ, यही हमारा मंत्र रहा, हम करते हैं। समाज व्यवस्था तो है ही है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन हैरानी तब होती है जब मैं देख रहा हूं मीडिया में हम समाज को कोई दबा कुचला वर्ग हो, उसकी चिंता हमको करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम कहेंगे भाई इस समाज में अगर पंथ के आधार पर देखें तो इस संप्रदाय में इस प्रकार की जाति व्यवस्था का वर्णन करेंगे और इस समाज में हम कभी नहीं करेंगे। क्या वहाँ भी समाज के और वर्गों में जातियाँ नहीं हैं, ऊंच नीच नहीं है, वहाँ पर बैकवर्ड नहीं। अब जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूँ कि 70 जातियाँ ऐसी हैं जो ओबीसी हैं और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था। लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा हूँ कि भाई वहाँ कितने ओबीसी को टिकट मिला, वहाँ कितने पिछड़ों को टिकट मिला, कुछ नहीं। तो ये इस प्रकार की राजनीति कौन करते हैं जी? क्या इसे बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम टिकट देंगे तो भी जाति के आधार पर बंटवारा शुरू कर देते हैं, ये इसी भाषा में वर्णन करते हैं। किस जाति का कितना वोट मिलेगा ये भी कह रहे हैं। हम ये सारी भाषा को बदलना चाहिए और इसलिए सबका साथ सबका विकास, हम उसी मंत्र को लेकर के चलना चाहते हैं ताकि हमारा मत है कि देश की एकता देश को आगे ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है। पर जो अल्पसंख्यक हैं वो दरार में गिर जाते हैं, वो जो फिशर्स होते हैं उनमें गिर जाते हैं। जो वो आपने तो कई सारे उदाहरण दे दिए जहाँ पर वो जैसे आपने कहा कि कार्ड यहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है, बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन जब ऐसे पोलराइजेशन की जो किस्से हो जाते हैं तब क्या होता है, मीडिया में भी आ जाता है। और जब मीडिया में आता है माइनॉरिटीज़ आर नॉट सेफ इन इंडिया, इंटरनेशनल मीडिया में भी आ जाता है। जो पूंजी निवेश करना चाहता है बाहर बैठ के, वो सोचता है यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट है, मैं क्यों यहाँ पर पैसे लगाऊं। तो एक आज विश्व में भारत ने अपनी एक अच्छी पहचान भी बनाई है और वो मीडिया की ताकत से भी आगे निकल गई है। अब जहाँ तक मीडिया का सवाल है, वो क्यों ऐसा करते हैं, किसके कारण करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसके कहने से करते हैं,
किसके दबाव में करते हैं, ऐसे विषयों पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन मेरा इतनी समझ जरूर है कि मीडिया वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। उनको भी टिकने के लिए, अपने व्यापारिक हितों के लिए भी बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। वो भी एक एलिमेंट है मीडिया की, कुछ मजबूरियां भी हैं उनकी। इस सब के बावजूद भी हमारी बात दुनिया में पहुंची है, इन्हीं लोगों के माध्यम से पहुंची है, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जहां तक विदेश का मीडिया का कुछ सवाल है, दुनिया में मैंने देखा है कि कोई ही देश होगा, रेयर एक्सेप्शन, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर की बात कर रहा हूं, कि जहां का मीडिया अपने देश के हितों के खिलाफ कुछ करता हो। कभी नहीं करते। तो कभी कभी ये मीडिया हाउस भी उनके देश के हितों के लिए भी, देशों के बीच की जो स्पर्धा होती है तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उनकी एक अपनी दुनिया है, चलने दीजिए। लेकिन आप देखिए क्या कारण है कि आज सबसे ज़्यादा एफडीआई है भारत में, क्या कारण है सबसे ज़्यादा एफआईआई है, क्या कारण है इतना निवेश आ रहा है, क्या कारण है कि जब आयुष्मान कोरोना आया, दुनिया के 150 के करीब देश भारत की दवाई के लिए, मुझे लगातार हिंदुस्तान, दुनिया के मैक्सिमम लोगों ने मुझ पर टेलीफोन करके दवाइयाँ मांगी होगी। तो भारत की प्रतिष्ठा है तभी तो कर रहे हैं। और इसलिए ये जो हम 24 घंटे हेडलाइन के भरोसे राजनीति करते हैं, उनकी मजबूरियां होगी। मैं तो दुनिया के लोगों के सामने सत्य लेकर के जाता हूं, सच्चाई पहुंचा के रहता हूं, और दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित कर रहा हूं। और पीएलआई इसके अभी अभी हम लाए, कितना बड़ा रिस्पांस मिल रहा है जी, कितना समर्थन मिल रहा है। समाजवाद के बारे में आपने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है ये फेक सोशलिस्ट हैं, नकली सोशलिस्ट हैं। तो समाजवादी है कौन फिर उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अर्थशास्त्री कहते हैं कि बीजेपी जो है वो पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज में राइटिस्ट थी, फिर वो सेंट्रिस्ट हो गई, अब वही समाजवाद बन गए हैं। पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से हमारी आर्थिक सिद्धांतों की चर्चा आप सुनोगे तो यही रही है कि हम देश की जनता पे भरोसा करते हैं, देश की जनता के सामर्थ्य पे भरोसा करते हैं। सरकार की नीतियां उनको अवसर देने वाली होनी चाहिए, और हम वो नीतियां बना रहे हैं कि उनको सबसे ज़्यादा अवसर मिले। दूसरी बात है, हमारा मत है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू ए बिजनेस। अब ये कहाँ समाजवाद के साथ बैठता है? ये तो समाजवाद के खिलाफ है। सरकार का काम है गरीब के लिए भोजन की चिंता करो, सरकार का काम है गरीब के लिए घर बनाओ, सरकार का काम है गरीब के लिए शौचालय बनाओ, सरकार का काम है गरीब को पीने का शुद्ध पानी दो, सरकार का काम है गरीब अगर बीमार है तो उसको इलाज की व्यवस्था करो, सरकार का काम है गरीब गांव-गांव तक कुछ रास्ते बनाओ, लोगों को जाने आने की सुविधा करो। सरकार का काम है कि हमारा देश का एग्रीकल्चर ताकत जो है विश्व के बाजार में कैसे पहुंचे, इसके लिए कुछ व्यवस्था करो। छोटे किसान, उसको दरकिनार किया गया, उसकी चिंता करो। और मेरी प्राथमिकता यही है, मुझे लोगों को घर देना है, मुझे गरीबों को शौचालय देना है, मुझे गरीबों को धुएं से मुक्त करना है, मुझे गरीबों को घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना है, मुझे गरीब के बच्चों को पढ़ाना है। अगर कोई इसको समाजवाद कहता है तो मुझे ये समाजवाद मंजूर है, तो क्योंकि मैं समाज के लिए हूं। लेकिन मैं जो चर्चा करता हूं नकली समाजवाद, वो ये है, ये पूरी तरह परिवारवाद है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवाद थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन ये लोग देखिए, पूरा परिवार, मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे
जो किसी न किसी पद पर थे, एक ही फैमिली के 45 लोग। और किसी और ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं। तो अखिलेश और जयंत दोनों कहते हैं कि परिवारवाद सिर्फ उनकी पार्टी में नहीं, आपकी पार्टी में भी है। राहुल गांधी भी कहते हैं कि परिवारवाद से जुड़े मतलब सेकंड जनरेशन लीडर्स तो आपकी पार्टी में भी हैं। बहुत बहुत फर्क है। ये फर्क, अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं थोड़ा विस्तार से जवाब दूंगा, बुरा मत मानिए। लेकिन देश की जनता को मैं झूठ के सामने सत्य समझाना चाहता हूं। एक परिवार से अनेक लोग जनता के बीच में जाएं, एक परिवार से 2 लोग जाएं, 3 लोग जाएं और जनता उनको चुनाव करके भेजे, वो एक राजनीति का पहलू है। लेकिन दूसरा, एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने, उस पार्टी के ट्रेजरर बने, उस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बने। पिताजी अगर नहीं कर सकते हैं तो बेटा अध्यक्ष बने, बेटा नहीं कर सकता है और बूढ़ा हो गया है तो उसका बेटा अध्यक्ष करे, पिता नहीं रहे तो पुत्र करे। ये जो विरासत और वारसा बारिश के रूप में चल रहा है, डायनेस्टी के रूप में चल रहा है, कोई डायनेमिक्स है ही नहीं, ओनली डायनेस्टी। ये जब बनता है, पार्टी परिवार की बन जाती है। और आप देखिए हिंदुस्तान की बर्बादी कहां से हो रही है। जम्मू कश्मीर से शुरू करिए, 2 पार्टियां मेन रही वहां, दोनों परिवार की पार्टियां हैं। अभी तक उसका कोई नया नेता देखा ही नहीं। आज देश में जो 18 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने इन पार्टियों के जितने नेता देखे, एक ही परिवार के देखे हैं। दोनों पार्टी, पंजाब में देखिए परिवार वाली पार्टी, आप हरियाणा में देखिए परिवार की पार्टी, उत्तर प्रदेश देखिए परिवार की पार्टी, झारखंड देखिए परिवार की पार्टी, आप तमिलनाडु में जाइए परिवार की पार्टी। ये परिवार ही पार्टी चलाता है। परिवार जो चाहे उनका भला। ये लोकतंत्र के लिए बहुत से बड़ा खतरा है। एक पार्टी के 2 लोग अगर एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो वो पार्टी परिवार की नहीं बनी है। और ये दोनों को फर्क समझना होगा। कोई ऐसा कह करके इतने बड़े पाप से भाग जाए, ये नहीं चल सकता है। और मेरा मत है, परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को ही वो नकारता है। दूसरा, जब परिवारवादी राजनीति चलती है, परिवार ही सर्वोपरि होता है। परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या न बचे, परिवार को बचाओ, देश बचे या न बचे, ये जब होता है तब सबसे पहले कैजुअलिटी कौन सी होती है? परिवारवादी राजनीति में कैजुअलिटी कौन सी होती है? बेटा जैसा भी होगा लेकिन वही अगला अध्यक्ष बनेगा। तब सबसे बड़ी कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। और सार्वजनिक जीवन में जितनी ज्यादा अधिक टैलेंट आए बहुत जरूरी है। इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिकरण ये बहुत आवश्यक है। परिवारवादी पार्टियां नए अच्छे नौजवानों को राजनीति से आने से रोकते हैं। मान लीजिए कोई नौजवान है जिसको भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना है, लेकिन बाकी कहीं पर उसको जगह ही नहीं है, कहां जाएगा? क्योंकि बाकी में तो है भाई, उसके परिवार का मैं नहीं हूं, तो थोड़े दिन तो मेरा उपयोग होगा, बाद में मुझे फेंक देंगे। मैं उनके काम आऊंगा तब तो चलूंगा, लेकिन मैं राज्य की भलाई के लिए काम करूंगा तो मैं नहीं चलूंगा। सब नौजवान डर रहे हैं सार्वजनिक जीवन में आने से। भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं तो लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बढ़ रही है।